क्या आपको पता है ब्लैक मार्केट में एक इंसान की कीमत कितनी हो सकती है? 80 लाख। यह इंडिया में उन लोगों का अंदाजा है जिनकी आजादी पर एक प्राइस टैग लग चुका है। और जब तक आपने इस वीडियो के पहले 5 सेकंड्स देखे हैं, तब तक देश में एक और इंसान गायब हो चुका है। हम सोचते हैं वो घर से भाग गए या कोई एक्सीडेंट हो गया, पर कुछ लोग कभी सिर्फ लापता नहीं होते, उन्हें बेच दिया जाता है। ब्लैक मार्केट में सिर्फ ड्रग्स और वेपन्स ही नहीं बिकते, कभी कभी इंसान भी बिकते हैं। और इस बिजनेस में प्रोडक्ट कोई चीज नहीं होती, प्रोडक्ट होता है एक इंसान। जो आपने अभी सुना वो कोई कहानी या फिल्म का प्लॉट नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है। मैं हूं मास ट्रुथ्स और स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज डार्क रियलिटी में, जहां हर बार हम पर्दा उठाएंगे उन सच्चाइयों से जिन्हें दुनिया के सामने आने से पहले ही दबा दिया जाता है। और आज इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम उतरेंगे देश के उस सबसे बड़े और अंधेरे नेटवर्क के अंदर जिसे दुनिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से जानती है। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब सिर्फ किसी को किडनैप करना नहीं होता। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जब किसी इंसान को धोखे, लालच या जबरदस्ती से एक्सप्लॉइट किया जाए, चाहे जबरन मजदूरी करवाने के लिए, भीख मंगवाने के लिए या इल्लीगल ऑर्गन ट्रेड के लिए, उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। यानी इस बिजनेस में बेचने वाली चीज कोई सामान नहीं, एक जिंदा इंसान होता है। और हमारा देश इंडिया इस दलदल से अनजान नहीं है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जैसे इंटरनेशनल एस्टीमेट्स के मुताबिक इंडिया में लगभग 80 लाख लोग इस ट्रैफिकिंग और मॉडर्न स्लेवरी के ट्रैप में फंसे हैं। हालांकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के ऑन पेपर रिकॉर्ड्स इसे बहुत कम केसेस दिखाते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस क्राइम के कई मामले कभी रिपोर्ट्स ही नहीं हो पाते। अगर हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्टेट्स की बात करें तो एनसीआरबी के मुताबिक तेलंगाना और महाराष्ट्र में इसके सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर होते हैं। लेकिन इस क्राइम का नेटवर्क पूरे देश में अलग अलग तरीके से फैला है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी की रिपोर्ट्स के अनुसार उड़ीसा और बिहार से सबसे ज्यादा छोटे लड़कों को उठाया जाता है फैक्ट्री में काम करवाने के लिए। वहीं राजस्थान में सबसे ज्यादा टारगेट छोटी लड़कियों को बनाया जाता है। और वेस्ट बंगाल ये वो दरवाजा है जहां से बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा नेक्सस चलता है। एनसीआरबी का चाइल्ड सेफ्टी डैशबोर्ड बताता है कि इंडिया में हर घंटे एवरेज 8 बच्चे गायब होते हैं और उनमें से आधे कभी वापस ही नहीं आते। लेकिन सवाल यह है, ये लोग इतनी आसानी से हमारे बीच से गायब कैसे हो जाते हैं? इनका धंधा चलता कैसे है? अगर आप सोचते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ अंधेरी गलियों में या फिल्मों की तरह जबरदस्ती होती है, तो आप गलत हैं। इस बिजनेस की शुरुआत अक्सर किसी गन से नहीं बल्कि भरोसे से होती है। ट्रैफिकर्स फोर्स से ज्यादा आपके भरोसे और दिमाग से खेलते हैं, क्योंकि जब शिकार खुद चलकर उनके पास आता है तो शोर भी कम होता है और पुलिस को शक भी नहीं होता। यह नेटवर्क इंडिया में अक्सर इन 3 तरह के ट्रैप्स का इस्तेमाल करता है। पहला है द फॉल्स जॉब ट्रैप। सोचिए एक ऐसा परिवार जहां रोज की रोटी के लिए संघर्ष चल रहा हो, तब वहां एक वेल ड्रेस्ड एजेंट आता है और कहता है दिल्ली या मुंबई में बड़ी नौकरी है,
रहना खाना फ्री है और अच्छी सैलरी मिलेगी। गरीबी और मजबूरी में लोग इस पर भरोसा कर लेते हैं, पर जैसे ही वो दूसरे शहर पहुंचते हैं उनका फ़ोन और आईडी कार्ड छीन लिया जाता है और उन्हें फैक्ट्री या घरों में बंधुआ मजदूर बनाकर छोड़ दिया जाता है। दूसरा और सबसे डेंजरस है द लवर बॉय ट्रैप। सोशल मीडिया पर एक फेक प्रोफाइल बनती है, रोज बातें होती है, फिर दोस्ती, फिर प्यार और आखिर में शादी का झूठा वादा। जब भरोसा पूरा हो जाता है तो लड़की को अपने घर छोड़ने के लिए मना लिया जाता है, पर उस सफर के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। कई डॉक्यूमेंटेड केसेस में उन्हें सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या ब्रॉथल्स में धकेल दिया जाता है। और तीसरा है द चाइल्ड ट्रैप। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या किसी मेला और फेस्टिवल में बस एक पल की लापरवाही, एक चॉकलेट का लालच या मदद करने का बहाना और बच्चे को उठा लिया जाता है। ट्रैफिकर्स जानते हैं कि बच्चों का भरोसा जीतना सबसे आसान होता है और एक बार कोई इस नेटवर्क के अंदर चला गया तो उसकी मर्जी खत्म हो जाती है। अब उसकी कीमत तय करेगी कि उसके साथ क्या होगा। किसी से भीख मंगवाई जाएगी तो किसी को एक्सप्लॉयटेशन में धकेल दिया जाएगा। लेकिन इस बिजनेस का एक और सबसे अंधेरा कोना है, जहां इंसान को जिंदा नहीं बल्कि टुकड़ों में बेचा जाता है। अब बात करते हैं इस बिजनेस के सबसे अंधेरे और खौफनाक हिस्से की, जिसे कहते हैं ऑर्गन हार्वेस्टिंग। फिल्मों में अक्सर दिखाते हैं कि किसी को बेहोश किया, किडनी निकाली और बर्फ के टब में छोड़ दिया, पर रियलिटी इससे कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कहीं ज्यादा डरा देने वाली है। इसे ब्लैक मार्केट की भाषा में ट्रांसप्लांट टूरिज्म कहते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक कुछ रेसिपिएंट्स लंबी वेटिंग लिस्ट से बचने के लिए इल्लीगल नेटवर्क्स का सहारा लेते हैं। इंडिया के बॉर्डर के पास नेपाल में गांव है होक्से। इस गांव को पूरी दुनिया में किडनी विलेज के नाम से जाना जाता है। वहां के भोले वाले और गरीब लोगों को ट्रैफिकर्स ने एक अजीब झूठ बोला। उन्होंने कहा किडनी तो एक झाड़ की पत्ती जैसी होती है, निकलने के बाद दोबारा उग जाती है। और गरीबी की वजह से लोगों ने इस बात पर भरोसा भी कर लिया और अपनी किडनीज बेच दी। पर बात सिर्फ उनकी मासूमियत पर खत्म नहीं होती। असली दलदल तो तब शुरू होती है जब आप इस पूरे धंधे का इकोनॉमिक्स देखते हैं। इस ब्लैक मार्केट का कैलकुलेशन ऐसा है जो आपके होश उड़ा देगा। कई इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक एक मजबूर डोनर को काफी कम पैसा दिया जाता है, जबकि वही ऑर्गन इलीगल मार्केट में कई गुना महंगा बेचा जाता है। कई इन्वेस्टिगेशंस में मिडलमैन और कुछ करप्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स की भूमिका सामने आई है और इसी नेटवर्क के बीच ये मोटा पैसा बांट दिया जाता है। इस इल्लीगल ऑर्गन ट्रेड से जुड़ी इन्वेस्टिगेशंस में किडनीज और लीवर सबसे कॉमनली डिस्कस किए जाने वाले ऑर्गन्स में शामिल रहे हैं और यही इस पूरे बिजनेस का सबसे कड़वा सच है। चाहे किसी को फैक्ट्री में मजदूर बनाया जाए या उसके जिस्म के ऑर्गन्स बेचे जाएं, मकसद सिर्फ एक होता है, किसी की मजबूरी से पैसा कमाना। और इस पैसे के चक्कर में सबसे पहले छीनी जाती है एक इंसान की आजादी। तो अगला सवाल ये है, क्या हम अपने आसपास चल रहे इस नेटवर्क को पहचान सकते हैं? कौन से हैं वो वार्निंग साइंस?
अगर आप सोचते हैं कि ट्रैफिकिंग का शिकार हर इंसान रोता हुआ या मदद के लिए चिल्लाता हुआ मिलेगा, तो आप गलत हैं। रियलिटी ये है कि ये विक्टिम्स इतने डरे होते हैं कि वो खुद मदद मांगने की हिम्मत ही खो देते हैं। पर अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप आसपास चल रहे इस पूरे धंधे को और उन अपराधियों को पहचान सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विक्टिम को कैसे पहचाने। अगर कोई इंसान हर वक्त किसी दूसरे के कंट्रोल में दिखे, उसके डॉक्यूमेंट्स, फोन या पैसे सब किसी और के पास हो, तो समझ जाएं वो अपनी मर्जी से वहां नहीं है। अगर आप उनसे कोई सिंपल सवाल पूछेंगे तो वो खुद जवाब नहीं देंगे। या तो उनके साथ खड़ा इंसान जवाब देगा या वो वही बोलेंगे जो उन्हें पहले से रटाया गया है। वो आपसे नजर मिलाने से बचेंगे, हर छोटी आवाज पर घबरा जाएंगे और बार बार अपने साथ खड़े इंसान की तरफ देखेंगे परमिशन के लिए। अब सबसे जरूरी बात, अगर कोई ट्रैफिकर आपके आसपास है तो उसे कैसे पहचाने। अगर कोई अनजान आदमी आपके इलाके के बच्चे या लड़कियों से अचानक बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ाने लगे, उन्हें रोज चॉकलेट, पैसे या तोहफे देने लगे, तो उस पर तुरंत शक कीजिए। अगर कोई अचानक आपके घर आकर बिना किसी प्रॉपर वेरिफिकेशन के कहे, चलो शहर में बड़ी नौकरी दिलाता हूं, एडवांस पैसे भी अभी ले लो, तो समझ जाइए वो आपको लालच के जाल में फंसा रहा है। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर अगर कोई आदमी बिना किसी वजह के घंटों खड़े रहे और सिर्फ उन लोगों को नोटिस करे जो अकेले हैं या परेशान दिख रहे हैं, तो सतर्क रहिए। हो सकता है वो किसी कमजोर इंसान पर नजर रख रहा हो। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना है। खुद हीरो बनकर उनसे लड़ने मत जाइए, ये क्रिमिनल्स डेंजरस हो सकते हैं। अगर सिचुएशन सेफ हो तो क्वाइटली गाड़ी का नंबर, लोकेशन या फोटो नोट कीजिए और तुरंत पुलिस 112 या चाइल्ड लाइन नंबर 1098 को सूचित कीजिए। आपकी एक सही कॉल किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है, क्योंकि जैसे ही आप एक रिपोर्ट लिखवाते हैं तभी इन्वेस्टिगेशन शुरू होने का मौका मिलता है और एजेंसीज को इस नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि पकड़े जाने के बाद कानून इनके साथ क्या करता है। क्या हमारी अदालतों में इन मुजरिमों को वाकई उनके गुनाहों की सजा मिलती है? इंडिया के नए कानून BNS सेक्शन 143 के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना गया। इसके लिए 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का कानून है और अगर शिकार कोई मासूम बच्चा हो तो कानून में फांसी तक का प्रावधान है। लेकिन सिर्फ कानून बना देने से धंधा बंद नहीं होता। कड़वा सच ये है कि आज भी हमारे सिस्टम इस नेटवर्क के आगे कमजोर दिखता है। लीगल रिसर्च प्लेटफॉर्म्स और स्टेट RTI रिपोर्ट्स बताती है कि हजारों लोग पकड़े तो जाते हैं पर हमारी अदालतों में सालों तक तारीखें चलती हैं, गवा दिया जाता है और सबूत मिटा दिए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि कई रिपोर्ट्स और स्टेट लेवल डाटा दिखाते हैं कि कई जगहों पर कन्विक्शन रेट बहुत कम है और कई केसेस सालों तक अदालतों में लटके रहते हैं। और अब यह बिजनेस और भी मॉडर्न हो चुका है। आजकल ट्रैफिकर्स सिर्फ सड़कों पर नहीं घूमते। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि कुछ ट्रैफिकर्स
एनक्रिप्टेड चैट ऐप्स और डीप वेब के जरिए डिजिटल पेमेंट लेकर लोगों के ऑर्गन्स का सौदा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, ये डिजिटल ऑर्गन क्राइम नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है और इसका अगला शिकार कौन हो सकता है। अगले एपिसोड में हम एविडेंस, इन्वेस्टिगेशंस और डॉक्यूमेंटेड केसेस के साथ इस पूरे डिजिटल ऑर्गन क्राइम नेटवर्क का पर्दा उठाएंगे। अगर आप इस इन्वेस्टिगेशन का अगला हिस्सा मिस नहीं करना चाहते तो मास ट्रूथ को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये खेल को जानना और इससे बचना हम सबके लिए काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन इस सबसे पहले सरकार या पुलिस से भी पहले हमारा अवेयर होना और बोलना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो ये दलदल कल को किसी के भी घर तक पहुंच सकती है। आज इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आप सड़क पर किसी मिसिंग पोस्टर के पास से गुजरेंगे तो शायद आप उससे पहले की तरह इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर पोस्टर के पीछे सिर्फ एक धुंधली फोटो नहीं होती, एक परिवार होता है जो आज भी इंतजार कर रहा है। एक माँ होती है जो हर दरवाजे की आवाज पर इस उम्मीद में उठ जाती है कि शायद उसका बच्चा वापस आ गया। और एक बाप होता है जो हर अननोन नंबर से आने वाली कॉल को एक उम्मीद के साथ उठाता है कि काश कोई अच्छी खबर मिल जाए। याद रखिएगा, एक इंसान की सबसे बड़ी कीमत उसके ऑर्गन्स नहीं, उसकी आज़ादी है। और जब किसी से उसकी आज़ादी छीन ली जाती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, उसका पूरा परिवार कैद हो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, सबसे खतरनाक जेल वो नहीं होती जिसके दरवाजे बंद हो, बल्कि वो होती है जहां से किसी की पहचान ही मिटा दी जाए। अगर आज की डॉक्यूमेंट्री ने आपको एक बार भी सोचने पर मजबूर किया है तो इसे सिर्फ लाइक करके मत छोड़िए, इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर किसी और को वक्त रहते अवेयर कर दे। और अगर आप एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस देखना चाहते हैं जहां हर एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं बल्कि डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स और इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड हो, तो मास ट्रूथ्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी डार्क रियलिटी है जिसका पर्दा उठना चाहिए तो हमें कमेंट या ईमेल जरूर कीजिए, क्योंकि रियलिटी फिक्शन से ज़्यादा डार्क होती है और इसीलिए मैं इसका पर्दा उठाता रहूँगा, धीरे धीरे।